साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 11 की पुस्तक राजनीति विज्ञान, जिसका शीर्षक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इस पुस्तक को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्यायवार पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पहला अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। इसको पढ़ने से पहले यह हम लोग समझ लें कि यह जो पूरी पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इस पूरी पुस्तक के अंतर्गत हमें पढ़ने को क्या मिलेगा। तो यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली के बारे में लिखी गई है और आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से कैसे हुई। तो इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्नलिखित बातों का ज्ञान होगा। क्या क्या कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस अध्याय में मिल जाएगा। तो अध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान करता क्या। संविधान तालमेल बढ़ाता है। कैसे? कल्पना करिए कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। या भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, मतलब अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी हैं तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या यह फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए, या भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य जो हैं अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है और इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस समूह के लोग क्या करेंगे? इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। और इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य जो है एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे या किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिन्हें समूह के सभी सदस्य जो हैं जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इसे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें क्या होगा? दंड दिया जाएगा। तो संविधान का पहला यह काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो ये पहला कार्य था। अब आगे देखते हैं कि अगला कार्य क्या है। तो दूसरा क्या है? निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताएं। तो संविधान जो है कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती हो। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बताएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग का नियम बनाना चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से कोई दूसरा नियम बनना चाहिए, दूसरे के हिसाब से कोई दूसरा नियम बनना चाहता है। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं।
इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान जो है इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को ही दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय जो है मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि हम यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करना चाहिए? तो दो तरीका, या तो आप डायरेक्ट वोट करिए, या अपने जो आपके प्रतिनिधि हो, निर्वाचित प्रतिनिधि, उनके द्वारा अपनी राय को व्यक्त करिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो? इस प्रकार से कई सारे आपके सामने प्रश्न आएंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम जो है संविधान करता है, कि जो अधिकार देता है संविधान, वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान का दूसरा काम क्या है? यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो इस प्रकार से संविधान की दो बातें पता चली कि संविधान क्यों आवश्यक है। अब तीसरी चीज, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का कार्य भी संविधान के द्वारा होता है। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए सत्ता ने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या सत्ता ने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग के वस्त्र नहीं पहने जा सकते हैं, या आपको कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जात के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेगा, यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। तो फिर क्या होगा? अंततः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे कि किस लिमिट तक, किस प्रकार के कानून आप बना सकते हैं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती है। संविधान सरकार की शक्तियों को इस तरह से सीमित करता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए कि नागरिक के कौन कौन से अधिकार हैं, और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके, ऐसा संविधान में बता दिया जाए। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे बिना किसी कारण के। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता इत्यादि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिसमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है संविधान में बता दी जाती हैं। तो अब आगे क्या है, अगला क्या करता है? समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो अधिकतर पुराने संविधानों में केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था पुराने संविधानों में।
लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाई हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का एक उदाहरण है। इसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया दक्षिण अफ्रीका में कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का क्या होता है? पिटारा होता है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक चीजें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। तो भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और ये संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। तथा इस प्रकार से संविधान का चौथा काम क्या हुआ कि काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार से यदि हम संविधान में देखें तो नीति निषेधक तत्वों को भी शामिल किया गया। तो राज्य के नीति निषेधक तत्व जो हैं, ये भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षाएं करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है? आप लिख सकते हैं यदि उसका फॉलो ही ना करें या उसको क्रियान्वयन नहीं करें, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सकें? तो ये एक प्रश्न भी है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या हैं। तो संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसा उनके संविधान में बताया गया है। इंडोनेशिया का उदाहरण लें तो इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। तो ये वहां के संविधान में बता दिया गया है। अब देख लेते हैं कि संविधान और क्या करता है। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान के संदर्भ में तो आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, मतलब शासन कौन करेगा। संविधान बनने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान जो है आधिकारिक बंधन लगाकर या मतलब आधिकारिक एक लिमिट लगाकर या बंधन लगाकर के यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। तो अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं
जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी वहां पर। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातिता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो ये देखिए, जर्मन संविधान में और भारतीय संविधान में ये मूलभूत अंतर है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर के भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं और यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। अब बात कर लेते हैं संविधान की सत्ता के संदर्भ में। तो हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, क्या समझे। कुछ नीचे कार्य दिए गए हैं कि नीचे भारतीय और अन्य संविधानों में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। हमें ये विचार करना है कि इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। तो जैसे कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा दे सकती है। ये सरकार की शक्ति पर सीमा है जो संविधान बताता है। इसके अलावा सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये भी संविधान में एक तरीके से बताया जाता है। तथा राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है। साथ ही संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। तथा भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जात या धर्म तक सीमित नहीं है। तो ये हमारे जो है संविधान की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो ये जो कार्य हैं, इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि हमें अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। इन कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हमें 3 और प्रश्न कर सकते हैं। क्या? कि संविधान क्या है। दूसरा, संविधान कितना प्रभावी है। तीसरा, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। तो एक एक करके बात करते हैं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, मतलब संविधान के बारे में। लेकिन कुछ देशों जैसे कि इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका संविधान कोई एक लिखित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया। जो संविधान क्या क्या करता है, जो अभी हम लोग ने बातें की, उन चीज़ों को करने का प्रयास करता है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, इसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है और कौन सी बात यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। तो किन कारणों पर? पहला है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान जो हैं वो भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि मतलब लीगल इसको एस्पेक्ट मिला क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत जो है
जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। यहां पर एक उदाहरण आप नेपाल के संविधान का ले सकते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो निर्माण का जो विवाद कैसे होता है, संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में, और कुछ समय पहले ही बनाए गए। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्ति बनी रही। पिछले 10 वर्षों में नेपाल में देश की सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए एक सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और नेपाल में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि इस राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया था तथा बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन जो हैं एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्षों में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी तत्वों को स्वीकार थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। अब सभी पक्ष यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह एक संविधान सभा का गठन किस प्रकार हो तथा संघ एवं राज्य की सरकारों के कर्मचारियों द्वारा सैन्य कानून के द्वारा यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 33 और 34 संसद को यह अधिकार देता है कि ऐसे कार्यों के लिए वह कर्मचारियों का संरक्षण कर सके, और इस प्रावधान से यह संघ सरकार की शक्ति और बढ़ जाती है तथा सैन्य बल विशेष शक्ति कानून आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन्हीं प्रावधानों के आधार पर बना है। ये हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर बना है और कई अवसरों पर इस कानून के कारण लोगों और सैन्य बलों के बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है। तो यहाँ तक हमने बात की। यहाँ पर हमने नेपाल का जो संविधान है और भारत के संविधान के कुछ पक्षों की बात की। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान जो लागू होता है, तो संविधान का अगला है संविधान के मौलिक प्रावधान के बारे में। तो एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वह संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना जो है उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके? यह एक प्रश्न है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए कि आप यह कह सकें कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। अब बात करते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा के संदर्भ में। तो जो संविधान है, संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था
का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्ति को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। इस प्रकार डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकायों जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। मतलब सबके कार्य बता दिए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। मतलब संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। सफल संविधान जो है वो प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय, जो कि जिसका शीर्षक है संविधान एक जीवन दस्तावेज, में महसूस करेंगे जब हम लोग 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। तो जीवंत है मतलब क्या है? ये परिस्थितियों के अनुरूप अपने में परिवर्तन कर सकता है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान जो है सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। मतलब जो संविधान बनाया गया है वो ढांचा बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वेग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह पता लगाने के लिए क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन कौन से? पहला, कि क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया है वह विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आपको आगे मिल जाएगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वह संविधान का पालन करें? तो इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न है कि क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय जो है इसी प्रश्न का उत्तर देगा जब हम लोग अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। मतलब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था 1946 में। इसकी पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा बनाई जा रही थी, उसके लिए जो सदस्यों का चुनाव था वो 1935 में जो स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य चुने गए थे उनको ही अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्य चुन लिया गया, उन्हीं में से इनको चुना गया। संविधान सभा की रचना लगभग जो है उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। अब इस योजना के अनुसार क्या था? जो कैबिनेट मिशन था, इस योजना के अनुसार क्या था कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। प्रत्येक मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। इसके अलावा दूसरा प्रावधान क्या किया गया था इसमें कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, कौन कौन से? मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तो ये जो सिख वाला क्राइटेरिया था ये आपका पंजाब वाले इलाके में किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, कौन कौन से? मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तीसरा प्रावधान,
प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया था, जिसका वर्तमान के भी लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया कि उनको किस प्रकार से चुना जाएगा। अध्याय के जो पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं तथा भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले संविधान सभा का ही एक उदाहरण पढ़ लेते हैं कि आस्था के प्रतीक के संदर्भ में। तो संविधान सभा जो है, संविधान सभा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसी संविधान सभा की मांग जो है उठ चुकी थी। इसकी प्रतिध्वनि हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई देती है। महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वराज का अर्थ है जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। तो ये आपका संविधान सभा का है एक उदाहरण था। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के स्वरूप के संदर्भ में। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद जो माउंटबेटन योजना थी 3 जून को आती है। तो 3 जून 1947 की योजना के माउंटबेटन योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या जो है वो घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने ही इन 284 सदस्यों ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो 299 का हस्ताक्षर नहीं है बल्कि 284 का हस्ताक्षर हुआ, यही अंतिम रूप से उपस्थित थे। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान में नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्म के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय के अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। उस समय अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और 82% सीटें प्राप्त इसको थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। अब बात करते हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली के संबंध में। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी संस्था के लिए या किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया तथा सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ऐसे मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, या राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, या न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, या क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है।
संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। पहले यह 21 वर्ष था और वर्तमान में कितना है, 18 वर्ष है। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर के जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रमाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में हैं। अब हम लोग संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं और आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिल करके काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय जो है वो मत विभाजन करके भी लिए गए कि किसके पक्ष में कितने अधिक मत हैं। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके सत्र जो है अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कि कितना इसमें सजोया गया है। तो लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक से पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। अब हम लोग बात करते हैं संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में, जो संस्थागत व्यवस्थाएं की गई। तो संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक
संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था जो है स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया गया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। अब आगे बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसको देख लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के जो प्रमुख बिंदु थे जो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि कौन कौन से बिंदु थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। दूसरा, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। इसके अलावा संघ की इकाइयां जो है स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी या क्रियान्वयन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। चौथा, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत है वो कौन होगी? जनता होगी। इसके अलावा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समझ, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अव्यक्त विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। तो ये मूल अधिकारों में शामिल है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा जो है वो सभ्य राष्ट्रों के कानूनों और न्याय के अनुसार की जाएगी। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे उसके अनुसार की जाएगी तथा विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उद्देश्य प्रस्ताव में बताई गई। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अंबेडकर जी का एक उदाहरण है जो कि संविधान सभा संबंधित है, उसको देख लेते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो असफलताओं को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। तो ये जो है डॉक्टर अंबेडकर का एक उदाहरण था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं विभिन्न देशों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विभिन्न देशों के जो संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो उन प्रावधानों को एक बार देख लेते हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला है, यह जो प्रावधान है ब्रिटिश संविधान से लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, जो लोकसभा स्पीकर होता है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा कानून निर्माण की विधि। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिया गया है। फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तथा अमेरिका के संविधान से तो यहाँ से मौलिक अधिकारों की सूची। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों वाला प्रावधान अमेरिका से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। तथा अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो इससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो न्यायालय को दी गई है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तथा कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो एक अर्धसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप है, जो हमारा संघीय सरकार का जो स्वरूप है, ये अमेरिका से नहीं लिया गया है बल्कि ये कनाडा के तर्ज पर है। तो इसमें सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था की गई है। तथा अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो किसके पास है? वो केंद्र के पास होता है। तो यह भी प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया है। अब इस चैप्टर के निष्कर्ष पर चलते हैं। तो यह संविधान जो है, यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वह देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें
जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलताओं से बना संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान जो है वो कागजी पोथों में ही दबकर रह गए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान होगा। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोकर रख सकें। अब जो इस पुस्तक के जो अन्य चैप्टर हैं वहाँ पर इस व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह चैप्टर जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।